नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी स्पेशल के पीवाईक्यूज को देख रहे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हमारी क्लास जो है लगभग खत्म हो चुकी है। अभी 2-3 टॉपिक और बचे हैं जिनको हम आज या कल में कंप्लीट कर लेंगे। और कल आपको 2 क्लास मिली थी, आज मॉर्निंग में 1 क्लास प्रोवाइड की जा चुकी है। अभी आज शाम तक आपको 1 या 2 क्लासेस और मिलेंगी। आप सभी को पता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो जो भी उनसे पीवाईक्यूज आए हुए हैं हम उन पीवाईक्यूज को कवर करते हुए छोटे छोटे क्लासेस बना रहे हैं टॉपिक वाइज, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और रिवीजन करने में आसानी हो। साथ ही सभी क्लासेस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप सबको एकदम फ्री में उपलब्ध है। तो चलिए आज की क्लास में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी स्पेशल में, उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। ज़्यादा प्रश्न है नहीं, प्रश्नों के साथ में हम उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह एक उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 8। मतलब 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है कि 10 की 9 की 8। अब ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज में जरूर मिला होगा। और इस क्वेश्चन को आप चाहे जहां से पढ़ाई किए होंगे यूपी स्पेशल की किसी भी बुक किसी के बैच से, आपने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा हुआ होगा कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में यूपी को बांटा गया है। चलिए जिन्होंने पढ़ रखा है वो आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको हम बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अब इसी के साथ हम आपसे 1-2 प्रश्न और करेंगे। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि यूपी को कुल कृषि कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा गया है। ये तो जलवायु क्षेत्र की बात की गई। अगर हम पूछें कि यूपी को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा गया है, कितने लोगों को इसका आंसर पता है? तो जिनको पता है वो कितना बोलेंगे? 20। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं यूपी में? 20। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। ठीक है, ये बात याद रखना है। अच्छा, पूछा जाए कुल कितने मृदा समूहों में बांटा गया है। एक क्वेश्चन ये भी है कि यूपी को पूछा जाए कि कुल कितने मृदा समूहों में बांटा गया है। कुल कितने मृदा समूहों में बांटा गया है यूपी को? ठीक है, इसका आंसर बताइए। कुल मृदा समूह क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इधर उधर करके लैंग्वेज बदल के घुमा फिरा के किसी न किसी पेपर में आते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको हम लास्ट क्लास में शायद बता चुके हैं कि जो भी कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। शायद इसके बारे में हमने आपको बताया है 9। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? वो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है चंदौली और चौथा ऑप्शन है हमारा वाराणसी। तो बताइएगा कि किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है यूपी में। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा कि किस जिले को कहा जाता है। चंदौली, जो चंदौली जिला है इसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है यूपी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सबको याद रखना है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रेपीसीड और सरसों यानी कि तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, तो अभी हमें जो पढ़ना है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो जो 23-24 में था सेम राइट आंसर अभी भी है, क्योंकि आंकड़ों में ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। बाकी इसके अलावा हम जितना भी प्रोडक्शन है, मतलब यूपी का कौन सा स्थान है या भारत के अन्य राज्यों का कौन सा स्थान है विभिन्न अनाजों के उत्पादन में, उसका हम एक चार्ट लाए हैं, वो भी एकदम अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड चार्ट है पूरा। जो आर्थिक समीक्षा है उसी से हम उसको क्रॉप करके लाए हुए हैं, एकदम अपडेटेड डेटा है। आप लोग इसी को पढ़िएगा और कहीं मतलब आपने जहाँ से पढ़ रखा है देख लीजिएगा कि वो अपडेटेड सोर्स है कि नहीं है। वैसे हम अपडेटेड एकदम डेटा लाए हैं, आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको करवाते हैं इसी क्वेश्चन के बाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेपीसीड और सरसों के उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी का जो स्थान है सरसों और रेपीसीड के उत्पादन में वो है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। तो आप कहेंगे पहला स्थान कौन है? पहला स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। तो अब हम अपने चलते हैं, जो हम चार्ट लाए हैं आप लोगों के लिए जिसमें पूरा लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेंगे। देखिए ये आपके आर्थिक समीक्षा से ही हमने इसको ले लिया है, क्योंकि होता क्या है कि बुक्स में कभी कभी पुराना डेटा होता है या आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पुराना डेटा होता है, अपडेटेड नहीं होता। तो हमें हरदम उस रिसोर्स से पढ़ना होता है जहाँ से कि अगर पेपर में प्रश्न आए, आयोग गलत आंसर बताए तो हम चैलेंज कर सकें और
उसको एक प्रॉपर रिसोर्स दे सकें जिसको कि वो खुद भी माने, तो वो रिसोर्स है हमारी आर्थिक समीक्षा। तो हम आर्थिक समीक्षा से देखेंगे तो पहला है राइस में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान तेलंगाना का। दो ही आपको याद रखना है, तीसरा भी देख लीजिएगा वेस्ट बंगाल, अगर आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला है हमारा गेहूं। क्या है? गेहूं। वीट में पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश का ही। देखिए ऐसे यहाँ पे हम देखते चलेंगे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका पहला स्थान किस में है, ठीक है। पहला स्थान किसके किसके उत्पादन में है? तो पहला हमारा कौन सा हो गया? चावल में पहला स्थान है। और उसके बाद गेहूं में भी हमारा पहला स्थान है। और गेहूं में जो है दूसरा स्थान किसका है? तो गेहूं में जो सेकंड स्थान पे है वो हमारा मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर कौन है? पंजाब है, ठीक है। उसके बाद हमारा है मेज यानी कि मक्का में पहला स्थान मध्य प्रदेश का और दूसरा स्थान कर्नाटक का। दो आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पल्स के बारे में याद रखिएगा, ये तीनों बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तूर हो गया, ग्राम आपका चना हो गया, ये इतना पूछा नहीं जाता है। पल्स का पूछिएगा तो पल्स में मध्य प्रदेश पहला स्थान है। किसका स्थान है? टोटल पल्स में, ठीक है। देखिएगा टोटल पल्स में जो कुल दालों का उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, दालों के उत्पादन में। और सेकंड स्थान है आपके महाराष्ट्र का, सेकंड स्थान है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है पल्स का। जितना बता रहे हैं पहले उतनी चीज़ों को याद रखिएगा, बाकी PDF हम दे देंगे, ठीक है। आगे है हम टोटल फूड ग्रेन मतलब कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और सेकंड स्थान मध्य प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का और पहला, अगर टोटल कुल खाद्यान्न की बात करेंगे तो वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का हमारा पहला स्थान है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुल खाद्यान्न। आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रेपसीड और मस्टर्ड, इसका देखेंगे। यहाँ पे राजस्थान पहला है और सेकंड स्थान पे कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है। ये हमारा क्वेश्चन भी आया था। थर्ड स्थान पे कौन है? हरियाणा है, ठीक है। सोयाबीन में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है और मध्य प्रदेश का स्थान सेकंड है और राजस्थान का थर्ड है। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, इसका पहला स्थान कर्नाटक का है, सेकंड स्थान हरियाणा का है, ठीक है। और टोटल ऑयल सीड्स में भी याद रखिएगा कि राजस्थान का पहला स्थान है और सेकंड स्थान मध्य प्रदेश का। ये दोनों आपको याद रखना है। शुगर केन मतलब गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान किसका है आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट स्थान हमारा उत्तर प्रदेश का है, सेकंड किसका है? महाराष्ट्र का है शुगर केन में, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक बात पे फोकस करिएगा कि जो राइस है, राइस के सेकंड स्थान पे तेलंगाना है, ठीक है। इसको जो है पहले ये डेटा चेंज हुआ है, मतलब अभी कुछ हाल ही के वर्षों में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। चावल के उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान तेलंगाना का है। गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। और अभी हमने देखा कि गन्ने के भी उत्पादन में किसका पहला स्थान है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का इतनी चीज़ों में पहला स्थान है। उसके बाद मेज़ में हमने देखा उसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, कर्नाटक का सेकंड स्थान है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना नहीं है, टोटल पल्स पे आ जाना है। टोटल मतलब कुल दालों के उत्पादन में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, सेकंड स्थान महाराष्ट्र का है। टोटल फूड ग्रेन कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया रेपसीड मस्टर्ड यानी कि सरसों और रेपसीड के उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश का है। सोयाबीन में भी हमने देखा पहला स्थान महाराष्ट्र का है और सेकंड स्थान मध्य प्रदेश का है। सनफ्लावर में पहला स्थान कर्नाटक का है और सेकंड स्थान किसका है? हरियाणा का है, ठीक है। टोटल ऑयल सीड में पहला स्थान राजस्थान का है और सेकंड स्थान हमारा मध्य प्रदेश का है। शुगर केन में हमने देखा कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है। कॉटन के उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का है, सेकंड महाराष्ट्र का है, थर्ड गुजरात का है, ठीक है। पहला कर्नाटक का है, सेकंड महाराष्ट्र का है और थर्ड किसका है? गुजरात का है, ठीक है। जूट में आपको याद रखना है पहला वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का है और सेकंड स्थान पे बिहार का है। दो आपको याद रखने, ठीक है। अब हमने जितने आंकड़े आपको यहाँ बताए इतने आपको याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अपडेटेड है, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, क्योंकि कभी कभी ये जो आंकड़े हैं कृषि से जुड़े हुए आंकड़े या फिर जो खनिजों से जुड़े हुए आंकड़े हैं, ये क्या होते हैं? अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट आपको कभी किसी बुक में कुछ और मिलेगा, कभी किसी बुक में कुछ और मिलेगा, लेकिन हम लोगों को एकदम अपडेटेड पढ़ना रहता है। तो ये आपका आर्थिक समीक्षा से है, इसको हमने वहीं से ले लिया है। ये जो स्लाइड हमने खुद क्रिएट नहीं किए, इसको क्रॉप करके हमने वहीं से ले लिया है। ये PDF भी आपको दे देंगे और जितना हमने इंपॉर्टेंट बताया इतने ही आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न आना होगा तो यहीं से आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है जो मंडी उपयार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्रित कर सकता है। मतलब कि जो मंडी होती है, मंडी का जो मालिक होता है या फिर जिसको उस मंडी का लाइसेंस मिला होता
होता है वो कितना शुल्क मतलब कितना टैक्स अधिकतम रख सकता है, ठीक है, कितना प्रतिशत वो रख सकता है अपने पास, मतलब कितना ले सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जानने के पहले पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ कहाँ है। तो ये जो आपका प्रश्न है ये मंडी सचिव में आया हुआ है। हालांकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मंडी से रिलेटेड था। मंडी सचिव में जो पेपर हुआ था तो कई सारे क्वेश्चन जो है इस एक्ट से जुड़े हुए आए थे। अब ये एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही यहाँ से क्वेश्चन आया था, आएगा आपकी परीक्षा में लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसको हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। बाकी आपके पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं आने वाले हैं इस एक्ट से, ठीक है। मंडी जो विधेयक है, उत्पादन मंडी विधेयक, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसमें क्यों आया था? क्योंकि ये मंडी सचिव का पेपर ही था तो वहाँ पे प्रश्न आ गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें राइट आंसर होगा कि ये जो इसका सेक्शन 7A है, जो इसकी धारा 7A है, इसमें बताया गया है कि जो मंडी का मालिक होता है, जो मंडी का मालिक होता है यानी कि उसका लाइसेंसधारी जो उपयोगकर्ता होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है, मंडी का मालिक होता है, वो क्या कर सकता है, वो मंडी शुल्क का, जो मंडी शुल्क होता है, मंडी शुल्क का अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कितना परसेंट वो टैक्स एकत्रित कर सकता है, कितना परसेंट शुल्क, मतलब टैक्स नहीं बोलेंगे, शुल्क कितना अधिकतम शुल्क एकत्रित कर सकता है, तो 25%, ठीक है। मंडी शुल्क का अधिकतम 25% जो मंडी का मालिक होता है वो एकत्रित कर सकता है। जो ये विधेयक था, उत्पादन मंडी विधेयक, कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7A में ये लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें कोई ऑप्शन 25% है तो आप कहेंगे नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके दिमाग में बात सीधी सी रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 आया था उसमें एक धारा है, धारा का नाम भी आपको नहीं याद रखना है, बस याद रखना है उसमें जो मंडी का मालिक होता है वो अधिकतम 25% मंडी शुल्क का एकत्रित कर सकता है, ठीक है। 25% आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ना इस विधेयक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है? मोटर वाहन पर कह रहा है कि कर टैक्स आप मोटर वाहन पर टैक्स कब देते हो? देखिए, जिसमें नियम होता है, आप जिस दिन कोई भी मोटर यानी कि कोई भी बाइक खरीद रहे हो, कोई भी व्हीकल खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, तो जिस दिन आप खरीदते हो, जैसे आपने खरीदा, आपने ये खरीदा, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, मान लीजिए 16 मई है, 16 मई को आपने खरीदा 2026 को, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, 1 साल का टैक्स लगता है। वाहन आपने आज से खरीदा तो आज की तिथि से 1 साल तक का टैक्स लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो मतलब कुल मिलाकर इसमें वाहन की खरीद से वार्षिक रूप में जो है वो टैक्स क्या होता है, देय होता है, लगता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? साप्ताहिक है, वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष, द्विवार्षिक, मासिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया कि क्या होता है, वाहन की खरीद की तिथि पर ये प्रतिवर्ष लगता है, जो एनुअल लगता है, जिस डेट पे आप वाहन को खरीदे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मोटर वाहन पर टैक्स कब दे होता है, तो प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसकी जो डेट होती है, उसकी परचेजिंग जो डेट होती है, मतलब जिस डेट पे हम खरीदे हैं उसी से प्रतिवर्ष वो जोड़ा जाता है, ठीक है, लिया जाता है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो हम आपको करा दे रहे हैं। ये भी जो है मंडी सचिव में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, मतलब जो राज्य सरकार है, किस स्थिति में, मान लीजिए कोई मंडी है, ये मंडी का प्रांगण है, किस स्थिति में राज्य सरकार इस मंडी प्रांगण को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है? तो वो विशेष स्थिति है। पहला ऑप्शन क्या है? कर राजस्व बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला है कि आवासीय क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, मतलब वहाँ पे आवास बनाना है, मकान बनाना है, ये भी नहीं होगा। केवल एक कंडीशन होती है, जब जो है आपकी राज्य सरकार किसी मौजूदा मंडी के प्रांगण को समाप्त कर सकती है, और वो कंडीशन क्या है कि जनहित में यदि ये आवश्यक समझा जाए, मतलब उस मंडी प्रांगण को समाप्त करना जनहित में, लोकहित में आवश्यक समझा जाए कि जनहित के लिए जरूरी हो गया है कि इस मंडी प्रांगण को समाप्त किया जाए, ये ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य सरकार किसी मौजूदा मंडी प्रांगण को कब समाप्त कर सकती है? जब राज्य सरकार को लगेगा कि ये जनहित में आवश्यक है, मतलब इस मंडी प्रांगण को जनहित के लिए आवश्यक है इसको समाप्त करना, तभी उसको समाप्त कर सकती है। अन्य कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं होंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न जो हमारा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश
20 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया। इसका ये भी उसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ प्रश्न है जो आपका कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक है 2020 का। हम फिर से तीसरी बार कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो भले से तीसरा है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही परीक्षा में आए हुए हैं। वह आपकी जो मंडी सचिव का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, तो ये उससे रिलेटेड प्रश्न उसमें आए हुए थे। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें का क्या कह रहा है कि मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या इसमें मतलब लागू किया गया। ऑप्शन पहला हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान। अगला है कि एपीएमसी से परे, एपीएमसी मतलब जो मंडियां हैं उनसे परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना, किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण। उसके बाद अगला क्या है कि बाजारों के बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करना, यानी कि उनको प्रोत्साहन देना। और अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि आप जो है इसमें क्या उसमें चेंज किया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि एपीएमसी क्या है। तो जो एपीएमसी है उसको बोलते हैं इसका कृषि एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, कृषि उपज बाजार, यह उपज बाजार समिति। ठीक है, ये हो गई आपकी एपीएमसी। जिनको एपीएमसी नहीं समझ में आ रहा होगा वो समझें कि कृषि उपज बाजार समिति। इससे बाहर व्यापार करने के लिए विशिष्ट लाइसेंस जो है ये अब अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि आपकी जो एपीएमसी है, एपीएमसी से बाहर यदि आपको व्यापार करना है तो उसके लिए एक विशिष्ट लाइसेंस क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, और ये अध्यादेश जो है आपका, ये जो हमारा 2020 का जो है कृषि उत्पादन मंडी अध्यादेश है, इसने क्या किया, इस अध्यादेश ने जो है जैसे जो पहले मंडी होती थी तो इन मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, कृषि व्यापार की अनुमति देता है। ठीक है, कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन ये अनुमति ऐसी नहीं है कि रेगुलेटेड नहीं होगी। इस व्यापार को रेगुलेट किया जाएगा। कैसे रेगुलेट किया जाएगा, लाइसेंस के माध्यम से। कैसे रेगुलेट किया जाएगा, लाइसेंस के माध्यम से। मतलब आप जो कृषि मंडियां हैं उससे बाहर भी कृषि व्यापार हो सकता है। ठीक है, लेकिन लाइसेंस के द्वारा। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, ये कह रहा है कि जो ये हमारा कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 है, इसमें एक नियम लाया गया। क्यों लाया गया वो नियम, कि मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। और इस नियम के अंतर्गत क्या है, इस नियम के अंतर्गत ये है कि आप इन मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। विशेष लाइसेंस के तहत इसको रेगुलेट किया जाएगा और आप उस लाइसेंस के माध्यम से कृषि मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभी हमने बताया एपीएमसी मतलब वही जो हमारी कृषि उपज व्यापार समितियां हैं, उनसे परे मतलब उनसे बाहर व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस क्या होगा, आवश्यक होगा। मतलब पहले तो बोला कि वो व्यापार कर सकते हो, लेकिन व्यापार रेगुलेटेड होगा। रेगुलेटेड का मतलब आपको लाइसेंस दिया जाएगा, उस लाइसेंस के तहत आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो ये कृषि मंडियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्वी मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी मैदान, चौथा ऑप्शन है तराई और भाबर क्षेत्र, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी मैदान। जो पश्चिमी मैदान है, उत्तर प्रदेश में जितने भी कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश हैं उसमें जो पश्चिमी मैदान है उसकी उत्पादकता सबसे अधिक है। आपको ये याद रखना है कि इसकी उत्पादकता सबसे अधिक है। अब इसका प्रश्न, अगर इसको विपरीत प्रश्न इससे पूछा जाए कि ये बताइए कि जितने भी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं इसमें जलवायु परिवर्तनों से उत्पन्न प्रभावों के प्रति सर्वाधिक सुवेद्य, मतलब जितने भी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं इसमें अगर जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखा जाए, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो आपका हो जाएगा वो सर्वाधिक संवेदनशील है। जितने का मतलब टोटल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, उसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी उत्पादकता सबसे अधिक है तो आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है
उसकी उत्पादकता सबसे अधिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है कि आम की लंगड़ा किस्म, जो आम की जो लंगड़ा किस्म का आम होता है वो पूछ रहा है कि राज्य के किस जिले से उद्भूत माना जाता है, मतलब कहाँ से इसका उद्भव माना जाता है। मेरठ, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अगला ऑप्शन है मैनपुरी, उसके बाद अगला ऑप्शन है वाराणसी। तो जो लंगड़ा आम है इसको माना जाता है कि ये वाराणसी से इसका उद्भव हुआ है। कहाँ से हुआ है, वाराणसी से। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। अच्छा, अब आपसे कुछ और अगर पूछा जाए कि कुछ और आमों की प्रजातियों के बारे में अगर हम आपको बताएं, जैसे दशहरी आम हो गया, दशहरी आम इसका कहाँ से माना जाता है संबंध, तो ये आपको याद रखना है, 2 जिले, लखनऊ, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए एक आम है आपका चौसा आम। चौसा आम, चौसा आम के लिए आपको 2 स्थान याद रखने हैं, हरदोई और सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर, सहारनपुर। अच्छा, इसमें भी 2 याद रखने हैं, लखनऊ और मलिहाबाद। ठीक है, लखनऊ और मलिहाबाद। और देखते हैं अल्फांसो आम जो है, अल्फांसो आम, इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है। ठीक है, अल्फांसो, सबके आगे आम जोड़ लीजिएगा, अल्फांसो आम। रत्नागिरी नाम सुने हैं, रत्नागिरी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, यहाँ से इसका माना जाता है उद्भव। ये हो गया आपका अल्फांसो। अल्फांसो के साथ एक होता है केसर। ठीक है, केसर जाने दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक होता है तोतापुरी। कौन सा, तोतापुरी आम। आमों का सीजन आने वाला है, शुरू हो गया है तोतापुरी आम। ये बेंगलुरु याद रखिएगा, बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद एक और आम याद रखिएगा, सफ़ेदा होता है। सफ़ेदा सुने हैं आप, सफ़ेदा आम, सफ़ेदा। इसका कहाँ से उद्भव माना जाता है, इसका उद्भव आंध्र प्रदेश से माना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतने आम बहुत हैं, ज़्यादा आम खाएंगे तो अच्छा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें बेसिकली रबी, खरीफ और जायद, ये 3 टाइप की फसलें क्या होती हैं, इनका जो है उपजाया जाता है, जायद। अब अगर रबी की प्रमुख फसलों की बात करें कि रबी देखिए, रबी की फसलें कौन सी हैं, जैसे आपकी गेहूं हो गई, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों हो गई आपकी, आलू हो गया, ये सब आपकी रबी की फसलों में आती है। बेसिकली रबी की फसलें अगर हम सिंपल भाषा में बताएं कि जिनकी शुरुआत सर्दियों में होती है, ठीक है, और गर्मियों में काट ली जाती हैं। जब मतलब अक्टूबर नवंबर में जिनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में जिनको काट लिया जाता है, वो रबी की फसलें होती हैं। तो खरीफ की फसलें क्या होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, पहले हम देखेंगे कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं। जैसे धान हो गया आपका, ठीक है, धान मतलब चावल, ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा। मक्का, ज्वार हो गया आपका, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया। बेसिकली वे फसलें जो जून जुलाई में जिनकी बुआई होती है, यानी कि मानसून की शुरुआत में जून जुलाई में जिनकी बुआई होती है और जिनको सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, वो खरीफ की फसलें होती हैं। वो क्या होती हैं, खरीफ की फसलें। अब इन दोनों के बीच में जो बचा समय, अब जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या बताया रबी में कि भैया ये अक्टूबर नवंबर में गई और कब कट गई, अक्टूबर नवंबर में बुआई हुई और काट ली गई। जो रबी की फसलें हैं ये मार्च अप्रैल में काट ली गई, ठीक है। और इनकी बुआई कब हो रही है, खरीफ की इनकी बुआई हो रही है जून जुलाई में। तो बेसिकली जो मार्च अप्रैल से जून का समय बच रहा है उसी में जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। जो मार्च से जून का समय बच रहा है इसमें कौन होती हैं, जायद की फसलें। जो आप लोग खूब इसमें खा रहे हो ना, तरबूज खूब आप लोग खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, खीरा ककड़ी, ठीक है, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया। और बेसिकली मूंग उड़द जो है इस समय भी बोया जाता है। मूंग उड़द आपका देखेंगे तो दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी जायद की फसलें, ठीक है। तो प्रश्न क्या था कि मुख्य कौन सी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो हमारे यहाँ रबी भी, खरीफ भी और जायद भी, तीनों फसलें जो है हमारे यहाँ होती हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है, ऊपर हम बताएं। देखिए रबी फसल कौन सी है, अब आप ऑप्शन खुद ही देख के बताएंगे कि गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये हमारे यहाँ के क्या हैं, प्रमुख रबी फसल हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। बताइए किसको जो है गरीब का मित्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आलू। आलू को क्या कहा जाता है, गरीब का मित्र कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आलू ऐसी सब्जी होती है कि जिसके साथ मन हो उसके साथ बना दो, कुछ नहीं है तब भी उसको अकेले बना के खा लो, ठीक है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, हम 17-18 नहीं देखेंगे, हम अभी का देखेंगे कि दालों के उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। इसको आपको याद रखना है। देखिए वर्तमान में जो दालों का उत्पादन में भारत का स्थान है वो पहला है और 2017-18 में भी पहला ही था, ठीक है। इसके अलावा अब हम कुछ अन्य फसलों का भी देख लेते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखना है आपको चावल और गेहूँ। चावल गेहूँ में भारत का स्थान कौन सा है, पहला है। भारत का स्थान क्या है, पहला है। सॉरी, चावल गेहूँ में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चावल गेहूँ में भारत का जो स्थान है ये सेकंड है। पहला कहाँ है, पहला स्थान है भारत का, अभी हमने बताया आपका दलहन हो गया, दाल मतलब बाजरा हो गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, पहला है, ठीक है। उसके बाद कुछ और फसलों का आप बताइए नाम। कुछ और फसलें हो गई जैसे आपकी दलहन हो गया, बाजरा हो गया, चावल गेहूँ हो गया। और याद रखिए जैसे फल एवं सब्जियां हो गई, फल हो गया, आपकी सब्जी हो गई। फल सब्जी में भी आपके भारत का जो स्थान है वो सेकंड है, ठीक है। फल सब्जी के अलावा आपका गन्ना हो गया, गन्ने के भी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, दूसरा है, ठीक है। गन्ना हो गया, आपका कपास हो गया, ठीक है, कपास भी याद रखिएगा, कपास के भी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। कपास के अलावा चाय हो गई आपकी, ठीक है, चाय हो गई, चाय के भी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मसालों की बात अगर करें, ठीक है, मसालों की वजह से जो है अंग्रेज यहाँ पे आए, ठीक है, यूरोपीय किस वजह से यहाँ आए, बेसिकली मसाला ही ढूंढते हुए आए थे। तो मसाला के उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है, ठीक है, प्रथम स्थान है मसाला के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखिएगा, नारियल, नारियल भी इसी में ऐड ऑन कर देते हैं। नारियल और मसाले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हम नहीं बोल रहे थे, ये सारे आंकड़े जो हम बता रहे हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है। अगर गलती से हमने इसमें कहीं उत्तर प्रदेश बोला होगा, ये जो अभी का जो आंकड़ा है इसके पहले हमने बताया था, वहाँ पे तो हम स्टेट का बताए थे, कई स्टेट का, जिसमें उत्तर प्रदेश। अभी ये जितने आंकड़े बता रहे हैं चावल गेहूँ के उत्पादन में, ये सब भारत से संबंधित है, ठीक है, भारत का स्थान है। चावल गेहूँ में भारत का स्थान द्वितीय उत्पादन में, बाजरा और दलहन और बाजरा में प्रथम स्थान है। गन्ने की बात करें, फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, चाय की बात करें, कपास की बात करें, तो भी इन सब के उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है। नारियल और मसाले के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। तो बेसिकली दलहन हो गया, बाजरा हो गया और नारियल हो गया। दलहन हो गया, बाजरा हो गया आपका और नारियल हो गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, प्रथम है। चावल गेहूँ हो गया, गन्ना, फल सब्जी, चाय और कपास, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न अभी का है नहीं, 18 में हुआ था और ये 2020 के किसी पेपर में करंट अफेयर में आया हुआ था। इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। याद करना नहीं है आपको क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था, अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अभी आपसे क्या नहीं जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। इसी के साथ ये कृषि से संबंधित क्लास थी जिसमें हमने भारत के भी से रिलेटेड प्रमुख आंकड़ों को देखा, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से जुड़े हुए प्रमुख आंकड़ों को देखा कि कौन सा राज्य किस चीज के उत्पादन में प्रथम है, मतलब कृषि से संबंधित आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। यहाँ से बहुत संभावना है कि आपके प्रश्न में एक आध प्रश्न आ जाए, ठीक है, 1 नंबर यहाँ से आपके प्रश्न में पेपर में आ सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराता जाता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे, लेखपाल का पेपर हो जाए तो बेहतरीन तरीके से फोकस करेंगे। लंबा टाइम है लोअर पीसीएस में, आप सब लोगों का लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हो, ठीक है। उसके लिए पूरी कोशिश रहेगी। बेसिकली आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी फैक्चुअल अगर इनकरेक्ट लगता है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए, अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है क्लास में कि हाँ ये चीज़ें नहीं सही, वो चीज़ें, वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें फैक्चुअली सही हो, लेकिन कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो बताइए क्लास आपको कैसी लगी आज की, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कुछ भी अपना सुझाव देना हो तो उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर से किसी नई क्लास में। जो साथी पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि पूरी यूपी स्पेशल का ऐसे ही पीवाईक्यूज के माध्यम से बेस्ट रिवीजन करवाया गया हमारे इसी चैनल पे, और सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे मिल जाएगा। तो यदि आप नए हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो जनगणना पे होगी। बहुत उसमें 7-8 प्रश्न आए हुए हैं जो हमने लिया है, तो वो बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है।